नमस्कार। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेके माहौल गर्म है। एक तबका ये कह रहा है कि मोदी लहर वापस से रिपीट होगी, तो दूसरा तबका ये कहता है कि देश के अंदर अब बदलाव आने वाला है। इन पूरे समीकरण के ऊपर हमारे साथ में आज मौजूद है मजदूर संघ की छवि रखने वाले भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री, मध्य प्रदेश के अंदर संबल योजना का विस्तार करने वाले, मध्य प्रदेश सरकार के अंदर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब हमारे बीच में मौजूद है। आज हम उन लोकसभा चुनाव के सभी समीकरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुल्तान सिंह शेखावत साहब। सबसे पहला प्रश्न है, देश में इन दिनों एक चीज चल रही है, अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको? माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक रूप से, सामूहिक नेतृत्व ने ये कहा है कि हम 400 सीट से पार उनको मिलेगी। ये कोई एक दिन का नहीं है, ये बहुत गहन आकलन करने के बाद, बहुत सारे सर्वे करने के बाद, लाखों कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार और चाहे प्रदेश की सरकारों ने जो इस देश में काम किया है, उस काम के आधार पर ये बात कही है कि 400 सीट से अधिक हमको इस बार मिलेगी। हम आपके माध्यम से कह सकते हैं कि आप हम दोबारा मिलेंगे तो हम कह सकते हैं 400 से भी ज्यादा सीटें मिलेगी। आप मजदूर संघ के अंदर रहे, बतौर 30 वर्ष तक आप खुद श्रमिक रहे और संगठन के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर रहे। कांग्रेस इन दिनों अपने मैनिफेस्टो के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर 5 न्याय की बात करती है, जिसके अंदर से तीसरा न्याय है श्रमिक न्याय। वो बात करती है कि असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना बीमा और उपचार दिया जाएगा। क्या बीजेपी के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं थी जो उनको अब कांग्रेस को न्याय की बात करनी पड़ी श्रमिकों के हित में? कांग्रेस शायद ये भूल गई है कि इस देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और बहुत आग्रह के बाद, बहुत सारे आयोगों के गठन करने के बाद असंगठित क्षेत्र के आयोग बने। उसके गठन के करने के बाद एक असंगठित क्षेत्र के काम करने की दृष्टि से एक देश में एक आयोग बना। और उस आयोग में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस देश के 50 करोड़ जो संगठित और असंगठित मजदूर है, जिसमें से असंगठित मजदूरों की संख्या 40 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए केवल 1000 करोड़ रुपए दिया उस वक्त, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उसके बाद में लगातार जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद लगातार असंगठित क्षेत्र के बारे में विस्तार से सभी उनके बारे में योजनाएं भी चल रही है और विस्तार से उसके बारे में और भी गहन विचार किया जा रहा है। जिस प्रदेश में हम रहते हैं, इस प्रदेश में तो हमने आज से लगभग 10-12 साल पहले यहाँ पर संबल योजना जैसी योजना बना करके, जिसमें दुर्घटना, क्या सामान्य दुर्घटना ये सब प्रकार के बारे में विचार है, तो इसलिए अलग से उसमें कुछ नहीं है घोषणा पत्र में उनके। आपने संबल योजना का जिक्र कहा, ज्ञात रहे कि संबल योजना के विस्तारक के रूप में आप रहे। जब संबल योजना मध्य प्रदेश के अंदर लागू हुई तो उससे देख के उस रोल मॉडल को 17 अलग अलग प्रांतों के अंदर भी अपनाया गया। अब कोई ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि मजदूरों के क्षेत्र के अंदर अब कोई नई योजना लानी चाहिए जिसकी उपयोगिता? जैसा मैंने आपसे कहा कि देश में लगभग 40 करोड़ असंगठित मजदूर है और भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न स्वरूप में वो लोग काम करते हैं। सबके बारे में सोशल सिक्योरिटी की सरकार ने अभी जो 4 कोड बनाए हैं, उसमें भी सामाजिक सुरक्षा की बात की है। तो आने वाले समय में विस्तार से संपूर्ण असंगठित मजदूरों के बारे में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विचार विमर्श होगा। जहाँ तक हमारे इस प्रदेश का सवाल है, इस प्रदेश में तो संबल योजना में और विस्तार हो रहा है। आदरणीय मोहन जी की सरकार ने इसमें विचार किया, आने वाले समय में इसका विस्तार दिखेगा। जैसे कि आपने बताया कि देश के अंदर 40 करोड़ मजदूर है, लेकिन देखा यह जाता है कि देश के अंदर प्रत्येक वर्ष चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 साल में लोकसभा, राज्यसभा जैसे चुनाव होते हैं। क्षेत्र के हर मुद्दे, सड़क से लेके हाईवे से लेके हर मुद्दा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रमिकों के हित की बात अछूती रह जाती है। इस संबंध में तो हम यही कह सकते हैं कि देश के जो अखिल भारतीय स्तर के जो मजदूर संगठन है और हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, भारतीय मजदूर संघ, देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है और मजदूर संगठन होने के नाते समय समय पर सरकार के संज्ञान में सारी बातों को लाता है। जहाँ तक लोकसभा और राज्यसभा का सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा में भी जो संबंधित सांसद रहते हैं, उन सांसदों को अवगत कराते हैं
अवगत करा करके और मुद्दों को लाने की कोशिश करते हैं। और भी कोई मुद्दे ऐसे आएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन के माध्यम से प्रयास करेंगे। आपको पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अंदर बढ़नेगर का प्रभारी बनाया, यहाँ से पार्टी ने नए चेहरे को टिकट भी दी। निश्चित है कि विरोधाभास का भी सामना करना होगा। किस प्रकार से मशक्कत रही और किस प्रकार से जीत दिला पाए? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जी, जो हमारे सांसद भी हैं अनिल फिरोजिया जी, निश्चित रूप से 5 वर्षों में उन्होंने बहुत काम किया है जी, और 5 वर्षों में बहुत काम किया। उनके काम के आधार पर और भारत की सरकार ने जी, जो देश भर में काम किया है, ये चुनाव केवल अनिल फिरोजिया का चुनाव नहीं है जी, ये चुनाव विश्व पटल के ऊपर इस देश को ले जाने के लिए जो माननीय मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं, माननीय मोदी जी ने वर्ष 2047 तक का पूरा खाका खींच दिया है। तो 2047 तक इस देश में सने सने हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम विश्व में सबसे बड़े आगे ये देश पुनः भारतवर्ष सोने की चिड़िया हो, विश्व में हमारा नाम हो। और विश्वव्यापी नेता तो नरेंद्र मोदी जी आज भी हैं, आज भी पूरा विश्व उनको मानता है। मगर हम विश्व में हमारी छाप, हमारे देश की छाप, जैसे आर्थिक आधार पर हम अभी 5वें स्थान पर, हम 3रे स्थान पर बहुत जल्दी आने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा G20 देशों की जो अध्यक्षता भारत को करने का अवसर मिला, ये बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर था। और विश्व के देश यहाँ पर भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में गए और जहाँ पर सारी चीजों को उन्होंने देखा। और हम सारे क्षेत्रों में, विशेषकर मैं तो श्रमिक क्षेत्र की बात करता हूँ, श्रमिक क्षेत्र में बहुत विस्तार से, किसानों के क्षेत्र में बहुत विस्तार से, मध्यम वर्ग के संबंध में बहुत विस्तार से बहुत सारी चर्चाएं हुई है। और G20 में जो चर्चाएं हुई है, उस चर्चाओं में जाकर के और उसमें भारत का नाम ऊंचा हुआ है। और भारतवर्ष ने जो उनको जो सुविधाएं दी G20 की चर्चा करने के लिए, निश्चित रूप से सारे देश यहाँ पर जो आए थे, 20 देश हैं, 20 के बाद 2 देशों को और जोड़ा गया, 22 राष्ट्र बड़े प्रसन्न होकर के यहाँ से गए कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं और इस प्रकार का आयोजन और इस प्रकार की भूमिकाएं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रखी गई, ऐसा कभी प्रयास नहीं हुआ। इसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतवर्ष को मिलेगा। आपने कहा कि सांसद अनिल फिरोजिया ने बहुत काम कराया, इसके ठीक विपरीत कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी खासतौर के अंदर एक सवाल लेने के लिए आते और वो कहते हैं कि 5 साल के अंदर सांसद को 50 करोड़ रुपए मिले, लेकिन खासतौर में 500 रुपए का भी काम नहीं हुआ। पीसीसी चीफ क्या कहते हैं, तो कांग्रेस की क्या स्थिति आप रोज देख रहे हो। ऐसा कोई दिन नहीं है कि कांग्रेस के सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, 20 करोड़ का रेलवे का प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो काम नहीं किया तो, अगर अनिल फिरोजिया ने काम नहीं किया तो ऐसे ही बन रहा है क्या। इसके अलावा बहुत कोरोना के समय में जितना काम हमारे सांसद ने और हमारे जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी ने इस जिले को बचाने का बहुत काम किया। उन्होंने संपूर्ण जिले भर में दौड़ दौड़ करके भाग जहाँ जैसी आवश्यकता लगी, दवाई की आवश्यकता लगी, दवाई की आवश्यकता दी, जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता लगी उसकी व्यवस्था की। दोनों ने मिलकर के पूरे जिले में बहुत काम किया है। जीतू पटवारी जी एक आरोप और लगा के गए कि सांसद ने वजन कम करने के नाम पे जनता को अपनी तरफ आकर्षित करा, लेकिन वो तो एक ऑपरेशन करके वजन कम किया। अब इसके संबंध में तो एक ही बात कह सकते हैं कि परीक्षण करा लिया जाए, जीतू पटवारी जी भी आ जाए, मगर शर्त के साथ में आएगा। अगर मान लो परीक्षण में ये पाया जाए कि उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया तो जीतू पटवारी जी क्या करेंगे? क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे क्या? सांसद जी से किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं कराया। उन्होंने केवल व्यायाम के आधार पर, केवल डाइट के आधार पर अपना वजन कम किया है। हम तो लंबे समय से उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जुड़े, उनके पिताजी से भी जुड़े हुए रहे हैं, उस परिवार से हमारा लंबा संपर्क संबंध है। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने स्व प्रेरणा से अपना वजन कम किया और उस वजन कम करने के कारण से निश्चित रूप से जो हमारे मंत्री जी है गडकरी जी, उन्होंने उसको सराहा, प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा और सराहने के कारण से समय समय पर उसका लाभ भी मिला है। पार्टी ने बढ़नेगर से आपको प्रभारी के रूप में चुना था,
आपने उस जितने भी जो वादे थे उनके ऊपर खरे उतर के जीत दिलाई। अब लोकसभा के अंदर क्या लगता है कितने मतों से जीतेगी बढ़नगर देखो, हम विधानसभा? निश्चित रूप से संगठन के व्यक्ति हैं जी और विधानसभा चुनाव में भी हमने संगठन का काम किया है। जी सभी कार्यकर्ताओं को काम में लगाना और व्यवस्थित रूप से योजना बना करके बूथ स्तर के ऊपर सभी कार्यकर्ताओं को काम में लगा करके और परिणाम मूलक काम करना। उसका परिणाम आया कि हम पूरे उज्जैन जिले में सर्वाधिक मतों से विधानसभा में जीते। 37,000 से भी अधिक मतों से हम वहां से जीते पिछली विधानसभा जी में। अभी लोकसभा में भी हम वहीं पर काम कर रहे हैं। तो सारे शक्ति केंद्र पर, मतदान केंद्रों पर हमारे जो बूथ हैं, इन सारे स्तर के ऊपर हितग्राहियों से संपर्क करना, बूथ विजय के सारे अभियान को चलाना, ये सारा अभियान हमारा चल रहा है। नव मतदाता से संपर्क करना, इसके साथ जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ में संपर्क करना, किसानों से संपर्क करना, महिलाओं से संपर्क करना है। इसके साथ में जो भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं जो महिलाओं के क्षेत्र में चल रही है, स्व सहायता समूह के माध्यम से उनसे संपर्क करना। हम आपके माध्यम से विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो लोकसभा है, ये लोकसभा पिछली बार 3.5 लाख से अधिक से हम जीते थे। इस बार हम 7 लाख से अधिक से जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार जी कहते हैं कि सांसद ने अगर 5 साल के अंदर भी महिलाओं से, युवाओं से अगर चर्चा करी हो उनके क्षेत्र के मुद्दे पे, तो आप बेझिझक उनको वोट दे देना, और अगर नहीं करी हो तो इस बार बदलाव होगा। प्रजातंत्र है, सबको कहने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी को अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। महेश परमार क्या कहते हैं इससे तो हम कोई सरोकार नहीं रखते। और जहाँ तक अनिल फिरोजिया जी का मामला है, इन्होंने लोकसभा से लगा करके और संपूर्ण क्षेत्र में लोकसभा में सही मुद्दे भी उठाए हैं। जो सरकार के मंत्रालय हैं, चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे परिवहन मंत्रालय हो, चाहे हमारा ये जितने भी सरकार के, केंद्र सरकार के मंत्रालय, उन सब में लगातार संपर्क के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से क्षेत्र में लगातार विकास किया है। हम जहाँ बैठे हैं इसके सामने की ये सारी आपने देखा होगा, सब सड़कें का विस्तार हो रहा है, ओवर ब्रिज का विस्तार हो रहा है, रेलवे की लगातार विस्तार हो रहा है, रेलवे ओवर ब्रिज का विस्तार हो रहा है, अभी नए प्लेटफॉर्म का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण हो रहा है। तो ये सब काम किया जब भी तो हो रहा है। आपके गृह क्षेत्र से नागदा से पूर्व विधायक रहे दिलीप सिंह गुजर को इस बार कांग्रेस ने मंदसौर से प्रत्याशी बनाया है, जिनके सामने सुधीर गुप्ता जी है। क्या लगता है किस प्रकार से एक तबका ये कह रहा है कि गुजर वोट बैंक है जिसका आर्थिक सहयोग मिलेगा? सुधीर गुप्ता हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जी। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो दिलीप गुजर जी को चुनाव तो लड़ना ही था जी। अब वो उनका अपना काम कर रहे हैं, मगर हम आपके माध्यम से विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र का संपूर्ण मतदाता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, संपूर्ण मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आने वाले समय में हमारे जो गुप्ता जी है, पिछली बार से भी अधिक मतों से वहां से चुनाव जीतेंगे। जी, आप मजदूर क्षेत्र में काम कराया आपने और मजदूर क्षेत्र से आते हैं, बतौर खुद भी आप मजदूर रहे। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि देश की कुल आबादी के अंदर लगभग व्यवसाय के क्षेत्र के अंदर 50 करोड़ मजदूर का क्षेत्र आता है, जिसके अंदर से 40 करोड़ ऐसी संख्या है जो असंगठित क्षेत्र के अंदर, जो आउटसोर्स के अंदर आते हैं, जो ठेका श्रमिकों के अंदर आते हैं या विभिन्न माध्यमों से काम करते हैं, दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के ऊपर काम करते हैं। प्राय देखा यह जाता है कि एक दशक था जब मजदूरों के ऊपर गहन चर्चा होती थी, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कई पत्राचार किया जाता था, कई लेखनी के माध्यम से पत्र लिखे जाते थे। लेकिन वर्तमान दौर के अंदर ये देखा जा रहा है कि मजदूरों के छवि और मजदूरों के जो मुद्दे ये बिल्कुल नगण्य होते गए। इसके दो प्रमुख कारण ये समझ में आते हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, ऐसे किसी प्रतिनिधि को चुन के या ना तो राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर भेज पा रही है, या फिर एक तर्क ये भी हो सकता है कि जो इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वे स्वयं इन दलों के अंदर जाना नहीं चाहते। इस पूरे विषय के ऊपर क्या लगता है आपको? जहाँ तक सरकारी आंकड़ों का सवाल है, 50 करोड़ से अधिक संख्या है देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र की। लगभग 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र है और 10-11 करोड़ संगठित क्षेत्र है। जो प्रश्न आपने पूछा इस संबंध में, देश के जो केंद्रीय श्रम संगठन है जी, वो लगातार श्रमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब श्रमिक क्षेत्र में काम कर रहे तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय WTO आया,
और भी जो सारी चीज़ें जो भी लाए, उसका विरोध मजदूर संगठनों ने अपने दम पर किया उसका। जहाँ तक लोकसभा और राज्यसभा में भेजने का सवाल है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी स्वयं विचार करे कि उनको किसको भेजना है। जहाँ तक हम जिस संगठन को बिलोंग करते हैं, भारतीय मजदूर संघ को, इसके 2 पदाधिकारी कार्यकर्ता आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जेटिया जी और वर्तमान हमारे गवर्नर कर्नाटक के थावरचंद गहलोत जी, दोनों मजदूर संघ से आए थे और दोनों को मौका मिला, लोकसभा में जाने का मौका भी मिला, राज्यसभा में जाने का मौका भी मिला। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस अंतराल में दूसरा कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया है। तो निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, और गैर राजनीतिक संगठन है तो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनसे मांगती है किसी कार्यकर्ता को, तो उस कार्यकर्ता को राजनीतिक क्षेत्र में वो लोग भेजते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ विचार हो रहा होगा इस संबंध में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब।